छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में कांग्रेस फिर से सत्ता में आने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि उसे जीती हुई सीटों पर कोई चुनौती नहीं है, लेकिन पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर कांग्रेस फोकस कर रही है। इसके साथ ही क्लोज फाइट वाली विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस तवज्जो दे रही है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार के काम और किसानों की सौगात के दम पर वो फिर से सत्ता में आएगी। निश्चित तौर पर जो जिन सीटों में पिछली बार 2018 में हम विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे, उन सीटों पे विशेष फोकस पार्टी का है और सांगठनिक गतिविधियां विशेष तौर पे बूथ का मैनेजमेंट का काम वहाँ पे हम संगठन स्तर पे कर रहे हैं। बिलासपुर संभाग में पिछली बार हमें आशातीत सफलता नहीं मिली थी और इस बार हमें उम्मीद है कि सरगुजा संभाग और रायपुर दुर्ग संभाग के साथ साथ बस्तर संभाग के समान हम बिलासपुर में भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और हमारा उद्देश्य है कि अब की बार 75 पास हो। वहीं लगातार 15 सालों तक सत्ता पर काबिज में रहने के बाद विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा कांग्रेस से सत्ता छीनने की जद्दोजहद में लगी है। बीजेपी भी हारी हुई सीटों पर मेहनत कर रही है। मौजूदा दौर में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 71 सीटों पर काबिज है। भाजपा के पास महज 14 सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने सूबे की सत्ता हथियाना चुनौती है। बावजूद इसके भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की स्थिति प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर ठीक नहीं है। आने वाले समय में भाजपा ही सरकार में आएगी। राजनीतिक बैठकें लेने से होगा क्या? अगर कांग्रेस में इस बात का दम है कि वो जाके जनता के बीच में इस बात को स्वीकार करे कि 4.5 साल में हमने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, तो जनता के बीच जाएं, अन्यथा कोई फायदा होने वाला नहीं है। बाकी किसी भी राजनीतिक दल को कहीं प्रवास करना है, किसी नेता को कहीं जाना, ये उनका निजी विषय भी हो सकता है। चुनावी साल में सियासत अपार है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर जीत दर्ज करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सूबे के मुखिया सीएम भूपेश बघेल खुद भेंट मुलाकात के माध्यम से जनता का मन टटोल रहे हैं, लेकिन दोनों सियासी दलों की ये रणनीति कितना रंग लाएगी, इसका खुलासा तो आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणामों से ही होगा। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चुनावी संग्राम में जीत दर्ज करने की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं और इसके तहत सत्ता पक्ष कांग्रेस पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों के साथ साथ क्लोज फाइट वाली सीटों पर फोकस कर रही है, जबकि बीजेपी अपनी सरकार बनने को लेकर के आशान्वित है। तो इन्हीं विषयों को लेकर के, इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज की गुहार पॉइंट्स। टफ फाइट की सीटों पर किसे मिलेगी बाजी? 2018 का दबदबा बरकरार क्या रख पाएगी कांग्रेस? बीजेपी क्या बढ़ा पाएगी सीटों का आंकड़ा? किसका इलेक्शन प्लान होगा सक्सेसफुल? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं मणि वैष्णव जी, जो कि प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण साहू, जो कि प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं के शर्मा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है गुहार छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा मणि वैष्णव जी से। मणि वैष्णव जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अब जो फोकस है वो उन सीटों पर ज़्यादा है जो क्लोज फाइट वाली सीटें हैं, जहां पर हार जीत का जो अंतर है वो बहुत ही कम रहा था, तो क्या लगता है कि आप बरकरार रख पाएंगे 2018 में जो परिणाम मिला था? दिव्यांशु जी, हम कोई भी काम चुनावी राजनीति को ध्यान में रखकर नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, हमने हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे महिला हो, चाहे महिला स्वसहायता समूह हो, चाहे बच्चे हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में हमने काम किया है और कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो हमारे काम से अछूता रहा है। तो हमारा फोकस चुनावी राजनीति पर नहीं है, हमारा फोकस इस बात पर है कि प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले। मैं आपको बता दूं कि जब हमने घोषणा की थी
चुनाव के पहले जो हमने घोषणा की थी, कर्ज माफी की घोषणा की थी, हमने पूरा किया। हमने 25 रुपये समर्थन मूल्य की बात की थी, हमने पूरा किया। हमने अपने वादे 36 वादे किए थे, उसमें 90% वादे, 95% वादे हमने पूरे किए। तो कोई भी काम हम राजनीति को लेकर नहीं करते, राजनीति चुनावी राजनीति को लेकर नहीं करते, हमारा काम बोलता है। और जहां तक बात है किसानों की और यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता की, हम विपक्ष में रहें चाहे हम सत्ता में रहें, हम हमेशा किसानों की और अन्य वर्गों का ध्यान हमेशा रखते हैं। आपको याद होगा कि चुनाव के पहले जब हम विपक्ष में थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो धान खरीदी की सीमा है वो 15 क्विंटल प्रति एकड़ से घटाकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया था। उस समय हमने किसानों के साथ मिलकर आवाज उठाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दबाव में वापस उसे 15 क्विंटल प्रति एकड़ करना पड़ा, और आज हमारी सरकार आई है तो हमने उसे 20 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया है। तो इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि हम चुनावी राजनीति नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता के जेब में 4 पैसे ज्यादा कैसे जाएं, इस पर हमारा फोकस होता है। चुनावी राजनीति पर, जीतने हारने पर हमारा फोकस नहीं होता है। हमारा काम बोलता है और 2023 के चुनाव में भी हमारा काम बोलेगा। चलिए ठीक है, 2023 के चुनाव में भी आपका काम बोलेगा। ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं प्रवीण जी से। प्रवीण जी, क्या कहेंगे मणि वैष्णव जी की बात पर? वो कह रहे हैं कि 2023 के चुनाव में उनका काम बोलेगा। सर्वप्रथम माँ भारती को नमन करता हूँ, छत्तीसगढ़ माता को प्रणाम करता हूँ और आपके सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरे सहपाठी और आप सभी को प्रणाम। देखिए, ये बोल रहे हैं कि इनका काम बोलेगा, बिल्कुल काम बोलेगा। और काम क्या है इनका? केवल घोटाला करना, चाहे वो चावल घोटाला हो, शराब घोटाला हो, रेत माफियों के द्वारा वसूली हो, या इनका भ्रष्टाचार में लिप्त पूरा सरकार हो, हत्या हो, लूट हो, बलात्कार हो। यही तो काम बोल रहा है ना, कि केवल और केवल मिथ्याचारी सरकार है जिसके केवल कुछ महीने ही शेष है। और जनता जो है पिछले चुनाव में छलावे में आ चुकी थी, लेकिन वो छलावे से पार पाकर जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले चुनाव में सरकार को सबक सिखाएगी और सत्ता में काबिज नहीं होने देगी और वापस पुनः 2023 के अंत में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाई साहब ने कहा चुनावी घोषणा पत्र, देखिए मेरे पास चुनावी घोषणा पत्र है। पॉइंट नंबर 14 में आज फिर सम्मानित आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहूंगा, आपने लिखा था शराबबंदी की पूर्ण शराबबंदी होगी। एक तरफ आप अपने जन घोषणा पत्र में कहते कि आप शराबबंदी करेंगे, दूसरी ओर सूबे के आबकारी मंत्री आदरणीय कवासी लखमा जी कहते हैं कि किसी भी सूरत में प्रदेश में वो जो है शराबबंदी लागू नहीं होने देंगे। इसका मतलब आपने एक राज्य के कद्दावर मंत्री को विश्वास में नहीं लिया जन घोषणा पत्र घोषित करने से पहले। यही तो स्थिति है कांग्रेस की कि कोई कुछ और कहता है और दूसरा व्यक्ति कुछ और। सत्ता और संगठन में कोई सामंजस्य नहीं है, किंतु सामंजस्य केवल किसमें है? अपराध करने में, भ्रष्टाचार करने में। इनके नाक के नीचे अनेक घोटाले होते हैं। रायपुर में चाहे 27 करोड़ का यूनिपोल घोटाला हो, चाहे 2000 करोड़ का शराब घोटाला हो, या 5000 करोड़ का चावल घोटाला हो, घोटाले करने में सामंजस्य है, बाकी किसी विषय पर सामंजस्य नहीं है। इनके एक विधायक है बृहस्पति सिंह जी, सरेआम बैंक के कर्मी को थप्पड़ मारते हैं। और तो और बृहस्पति सिंह जी अपने ही मंत्रिमंडल के कद्दावर नेता और मंत्री टीएस सिंहदेव पर हत्या का आरोप लगाते हैं। और बताना चाहूंगा सम्मानित दर्शकों को कि यहाँ के संसदीय सचिव शकुंतला साहू तहसीलदार को धमकाती है, और आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी कहते हैं कि आपको बड़ा नेता बनना है तो एसपी और कलेक्टर की कॉलर पकड़ो। यह नीति है, यह काम बोल रहा है। क्या काम कर रही है सरकार? घोटाले पे घोटाले। जनता जानती है और जवाब उसे इस साल के चुनाव के अंत में बिल्कुल निश्चित रूप से देगी। प्रवीण जी, आपने अंत में एक बात कही कि जनता चुनाव में जवाब देगी। 5 उपचुनाव हुए, भानु प्रतापपुर, खैरागढ़ और ऐसे ही 3 और उपचुनाव हुए। उसमें जो परिणाम आए वो आपके लिए आशातीत नहीं थे, कोई बहुत अच्छे नहीं थे। ठीक है, आपने कहा कि हाँ घोटाला है, सारी बातें हैं अपनी जगह, लेकिन जब बात आती है वोट देने की, मतदान करने की, तो क्या कारण है कि जनता कांग्रेस को आशीर्वाद दे देती है? देखिए, जो भी सरकार सत्ता में रहती है कहीं ना कहीं उसके फेवर में जो है उपचुनाव का जो नतीजा जाता है, लेकिन जनता भी जानती है कि झूठ की पराकाष्ठा पार हो चुकी है और सत्य की ओर बढ़ने के लिए इस सरकार को वापस उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सत्यनिष्ठा वाली सरकार यहां पर स्थापित करनी पड़ेगी। जनता जानती है कि 15 साल में क्या विकास हुआ। एक बार छलावे में आ चुकी है और बार बार छलावे में नहीं आएगी, निश्चित रूप से वो जनता जानती है और करारा जवाब देगी। 71 सीट पर जो ये गुमान कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, अहंकार रावण का नहीं बचा तो इस कांग्रेस का क्या बचेगा। चलिए ठीक है, मैं मणि वैष्णव जी आपके पास वापस आता हूं। हमारे साथ के शर्मा जी भी जुड़े हुए, मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं। शर्मा जी, जो बात मैंने अभी प्रवीण जी से कही थी वो आपसे भी कहूंगा कि 5 उपचुनाव हो गए हैं और 5 उपचुनाव में जो परिणाम रहा वो कांग्रेस के पक्ष में रहा है।
और अब चूंकि दोनों ही दल फोकस कर रहे हैं उन सीटों पर जहां पर क्लोज फाइट है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ किस तरह का समीकरण देखने को मिलेगा 23 में? शर्मा जी। जी 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 बोलिए। देखिए, छत्तीसगढ़ की स्थिति देखें तो 2018 में एक लहर जैसी स्थिति थी, 68 सीटें कांग्रेस के पास चली गई थी। प्रमुख या शराबबंदी के बाद हर वर्ग के लिए बात कही गई, चाहे नियमितीकरण की बात हो, हर प्रकार के कर्मचारी व्यापारी सभी वर्ग के लिए बात कही गई थी, जिसका रिजल्ट उनको देखने को मिला। अब दूसरी चीज आती है कि क्लोज फाइट देखेंगे तो लगभग 15 सीट ऐसी हैं जहां पे 5300 से लेकर के कम 464 वोट जो धमतरी कर रहा है। ये सीट जो है 15 सीट ऐसी हैं जहां पे रिजल्ट जो है वो 5353 से 400 के बीच में रहा है। सीटों में हम देखेंगे तो इसमें प्रदेशाध्यक्ष का भी सीट आता है, मोहन मरकाम का भी सीट आता है, भिलाई के यादव जी का भी सीट आता है, देवेंद्र यादव जी का, नारायण चंदेल जी का भी सीट आता है इसी के अंतर्गत। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो इसमें अन्य लोग भी हैं, रेणु जोगी का भी सीट मार्जिन वाला है, इसी तरह से अंबिका सिंहदेव का भी है, डॉक्टर विनय जायसवाल का भी। इस प्रकार से 15 सीटें हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी ओर लहर की बात करें तो लहर इसलिए कह सकता हूं कि 10 सीट ऐसी रही है जहां पे जीत का अंतर 46-47 हजार से 60 हजार के लगभग। सर्वाधिक जीत कवर्धा से अकबर ने 59,000 मतों से जीत दर्ज की थी। उसके अतिरिक्त अमितेश शुक्ला के भी नाम ले सकते हैं, जो कि 46,000 का। कसडोल से बड़ी संख्या में मतलब भाजपा के विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर जी की हार हुई थी, ये भी एक बड़ा था। उसी तरह खल्लारी के द्वारा इस तरह से 10 सीट ऐसे हैं जहां पे 50,000 के लगभग जीत का अंतर था। ये एक लहर की बात थी। अब बात आती है जन घोषणा पत्र के आधार पर जब सरकार बनी तो उसका कितना क्रियान्वयन हो पाया। कोई भी योजना, जो कोठान हो चाहे किसानों की बात हो, भाजपा नीतिगत विरोध नहीं कर पा रही कि ये योजना गलत है। दिक्कत यहाँ पे क्रियान्वयन है कि धरातल में कितना क्रियान्वयन हुआ है। रोजगार मिला है तो कितने लोगों को मिला है? यदि 1% से कम % रोजगार दे रहे तो उस गांव के लोग कितने युवाओं को रोजगार मिला है? यदि किसानों को लाभ मिला है तो वास्तव में मिला है, उतने तक गए कि नहीं गए हैं? आदिवासियों को जो वनोपज खरीदी, 65 प्रकार के वनोपज खरीदी हो रही थी, उसकी क्या स्थिति है? ये तमाम जो जन घोषणा पत्र है, भूपेश बघेल का जो कार्यकाल रहा है वो, और रमन सिंह के 15 साल के काल में 15 बनाम 5 साल का ये तुलनात्मक जनता को एक अवसर मिलेगा। और जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा में बार बार ये कहा जाता है कि केडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन ये बात शुरुआत में आई कि कार्यकर्ता के मेहनत नहीं की इसलिए हार गए। ये धर्मलाल कौशिक का पहला बयान आया था चुनाव के बाद। अभी सरोज पांडे जी का बयान आप देखे होंगे तो उनका कहना है कि कार्यकर्ता तो समझ गए थे कि हार निश्चित है, लेकिन नेता नहीं समझ पाए थे। इसका कारण एंटी कम्बेंसी बड़ा फैक्टर रहा है कि उतने ज्यादा सीटें नहीं बदली गई जिसको लोकसभा में सुधारा गया। लेकिन अभी जो स्थिति आप देखेंगे तो कांग्रेस वही स्थिति में है। क्या उनको अपने 71 विधायकों के सबके जीतने की उम्मीद दिख रही है कि अन्य सीटों पर ध्यान दे रही है? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उनकी एंटी कम्बेंसी के विधायकों का व्यवहार की जो बात आप कह रहे हैं, या अन्य प्रकार से विधायकों में कमियां आती, लगातार कितने काम हुए, उनसे कितने जो अपेक्षाएं उनकी पूरी हुई है, सड़क, नाली, पानी, बिजली की आवश्यकता की बात है। भाजपा की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, इन सब का कितना काम किया। भाजपा की जो जीत हुई 14 में देखें तो दिग्गज नेता जीते, जो कह सकते हैं कि अपने दम पर जीतने वाले लोग जीते हैं। चाहे नारायण चंदेल की बात करें, चाहे रमन सिंह की बात करें, चाहे ब्रिजमोहन की बात करें, धर्मलाल कौशिक की बात करें, ये ऐसे नेता है, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, ये तमाम अपने दम पर अपने क्षेत्र में लगातार जीतते आ रहे हैं। वही लोग जीत के, कोई नया प्रत्याशी जीत के आए ऐसा नहीं रहा। अब बात आती है आगामी चुनाव को लेकर। भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के माध्यम से जो दौरा कर रहे हैं, तो अभी तक तो ये कह जा रहे हैं कि हम जीतने योग्य हैं, जिसके चलते हुए भाजपा अन्य केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पे आई है। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके साथ ही कि महंगाई और बेरोजगारी के साथ छत्तीसगढ़ मॉडल जिसको कहा जा रहा है, उसकी धरातल में कितना क्रियान्वयन हुआ है, यह एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी कही, एक लाइन बोलूंगा, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी भाजपा को ऐसा मुद्दा भी घोषणा पत्र बना के उनके हाथ में एक हथियार देना पड़ेगा, जो इनके जन घोषणा पत्र या 2800 रुपए में धान खरीदी जैसे मुद्दों का सामना कर सके। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। मणि वैष्णव जी का मैं रुख करता हूँ। मणि वैष्णव जी, जो बात अभी शर्मा जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ मॉडल की बात बहुत होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल धरातल पर कितना क्रियान्वित हुआ, ये एक बड़ा सवाल है।
देखिए, छत्तीसगढ़ मॉडल के क्रियान्वयन होने का जो सबूत है वो 5 उपचुनावों में, सारे नगरीय निकाय चुनावों में, पंचायत चुनावों में दिख चुका है कि कितना जमीन पर दिख रहा है। ये बात जनता अच्छी तरह महसूस कर रही है। और सबसे बड़ी बात, दिव्यांशु जी, जिस योजना का लाभ आपको सीधे तौर पे मिल रहा है, उस योजना के लाभ को आप महसूस कर रहे हैं, उसे आप झुटला नहीं सकते। चले भारतीय जनता पार्टी कितना भी भ्रम फैला ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे सीधे लाभ मिल रहा है तो मैं, सीधी सी बात है कि मैं कांग्रेस को चुनूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया उनका मैं कुछ जवाब दे देता हूं। ये भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग करके छत्तीसगढ़ में जो सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनको बताना चाहिए कि 2000 करोड़ का आरोप लगाते हैं शराब का, ये 5000 करोड़ के चावल घोटाले का आरोप लगाते हैं। उसका कोई तथ्य है आपके पास? ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां अगर सिर्फ बोल देंगी तो क्या लोग मान लेंगे? ये लगातार उपयोग कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक अगर पुलवामा पर जो है आरोप लगाते हैं, पुलवामा को लेकर आरोप लगाते हैं, तो 2-3 दिन में उनके यहाँ सम्मन चला जाता है ईडी का। तो ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। अब बात कर रहे थे शराबबंदी की, बात कर रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में पहली बार आई छत्तीसगढ़ में, तो शराब से आने वाले राजस्व जो है 300 करोड़ राजस्व आता था शराब से। पॉइंट नंबर 14 भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में 5000 करोड़ पहुंचाया शराब के राजस्व को। गली गली में शराब दुकान खोली, न पाठशाला देखी, न मंदिर देखा, न गुरुद्वारा देखा, हर जगह शराब दुकानें खोली और 300 करोड़ के राजस्व को 5000 करोड़ के राजस्व तक पहुंचा दिया। शराब के राजस्व को और तो और उसे सरकारी हाथों में ले लिया, उसे सरकारीकरण कर दिया। और ये शराबबंदी की बार बार बात करते हैं। सरोज पांडे जी ने साफ साफ कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि न शराबबंदी के बारे में हमने पहले कभी सोचा था, न आगे सोचेंगे। इनकी जो वरिष्ठ नेत्री है सरोज पांडे जी, इन्होंने बयान दिया था भाई खुलेआम कि हम शराबबंदी के बारे में कभी बात नहीं किए और न आगे करेंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी चाहती ही नहीं नैतिक तौर पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि राजनीति करनी है, इसलिए एक मुद्दे को लेकर ये चल रही है लगातार। शराबबंदी, देखिए, नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक काम को, योजना को प्रबंधित तौर पर करती है। शराबबंदी भी होगी लेकिन प्रबंधित तौर पर मंत्री है वो। अभी वर्तमान में जनता को शराब के प्रति उदासीन करने के, हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। हमने 300 शराब दुकानें बंद भी की। जनता को हम हतोत्साहित करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, जागरूकता हम फैला रहे हैं और धीरे शराबबंदी करेंगे भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि इनके जो काल्पनिक जो आरोप हैं, ये चावल घोटाला, शराब घोटाला, ये अगर ऐसा झूठ बोल देंगे केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, तो क्या इन्हें लगता है कि जनता मान लेगी? बिल्कुल नहीं मानेगी। जनता अच्छी तरह जानती है कि उनके लिए भूपेश सरकार काम कर रही है और जो काम करता है हमारा काम बोलता है, और जो हमारा काम बोलता है, इसलिए 2023 में भी जनता हमें पुनः विजय श्री दिलाने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी की बात जो 14 सीटें हैं वो भी बचाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल सांप्रदायिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ना चाहती है। अरे भाई साहब, मोहम्मद अकबर इकलौते विधायक है और मंत्री हैं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में, 59,000 वोट से जीते हैं। एक हिंदू बहुल इलाके से 59,000 वोट से जीते हैं। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता सांप्रदायिकता को बिल्कुल पसंद नहीं करती और आपका ये एजेंडा यहां काम आने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, प्रवीण जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि आप एक संवैधानिक संस्था के कार्य पर प्रश्न उठा रहे हैं। ईडी का यह प्रेस रिलीज है, यह भारतीय जनता पार्टी का प्रेस रिलीज नहीं है। पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा हुआ है कि ईडी क्या है? ईडी मोर्चा बन चुका है। ईडी भारतीय जनता मोर्चा बन चुका है। ईडी कोई स्वतंत्र संस्था नहीं रह गई। सुन लीजिए, अब उनकी बात भाजपा की, ईडी भाजपा की एक शाखा है। कर लो ईडी के बाद भाजपा की एक शाखा है। जब आप बोल रहे थे तो आपकी बात को धैर्यपूर्वक सुन रहे थे, आप भी तो उनकी बात सुनिए। सुनने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन जनता आपको सबक सिखाएगी। सवाल उठाया भारतीय जनता पार्टी, कितना भी चिल्ला लो, उनकी बात तो सुन लीजिए। लेकिन पराजित नहीं होगा। आपके चिल्लाने से जनता की आवाज नहीं दबने वाली। घोटाले उजागर हो चुके हैं। आपके ही राज्य में एसपी लिखते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। एक मिनट की बात कर रहे हैं आप। मणि वैष्णव जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। घोटाले की बात करते हैं।
आप उसके ऊपर नहीं, कार्रवाई करेगी। विपक्ष में रहते हुए अनिल टुटेजा का आपने आरोप लगाए थे, और आज अनिल टुटेजा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 15 साल आपकी सरकार थी, क्यों आपने कार्रवाई नहीं की? अभी आपकी सरकार है, अरे उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। मणि वैष्णव जी, आप पहले बात तो कोई कार्य किए नहीं, शराबबंदी की बात करते हैं, जन घोषणा पत्र में आपने लिखते हैं, मणि वैष्णव जी धर्म का विरोध करते हैं, मणि वैष्णव जी धर्म का विरोध करते हैं, सौगंध लेते हैं, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोग की पार्टी को। तो निश्चित रूप से दूसरा बात मैं कहना चाहूंगा कि धरातल पर कोई कार्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी की बात, मणि वैष्णव जी ऐसे नहीं, अगर आप भी लगातार बोलते रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पाटन क्षेत्र में जाइए, पाटन क्षेत्र जाने से पहले आपको प्रत्येक चौराहे पर 100 गाय मिलेगी। कहां है गौठान, पूछता हूं मैं, कहां है गौठान? कोई गौठान नहीं है, केवल और केवल गौठान के नाम पर वो जनता को दिख रहा है, विकास जनता को दिख रहा है। बौखलाहट दिखा रही है आपकी बौखलाहट दिखा रही है कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार है, विजय पुलिया बनाना, आपके द्वारा जो बारी आ रही है, विजय नहीं आपकी विदाई की बारी आ रही है, वो में डालना। अरे प्रवीण जी मेरी बात तो सुन लीजिए, आपकी सत्ता है, आरोप लगा रहे, जांच करवाइए, लेकिन हमारा अधिकार। चलिए ठीक है, अगर आप दोनों ऐसे बोलेंगे तो हो गया। मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। मैं के शर्मा जी से सवाल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ। आपके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी विधानसभा में डीएमएफ फंड के अनियमितता पर आरोप लगाते हैं, और कुछ दिन बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष के हटाने का चर्चा होती है। तो ऐसी कोई चर्चा कभी नहीं हुई है, और ये अच्छी बात है। ठीक है, हम सत्ता में उसके बावजूद चलिए ठीक है। के शर्मा जी एक मिनट केवल भ्रष्टाचार करने में आपने रख दिया है। ऐसी स्थिति में पीएल पुनिया सिंह ने जब कहा था कि सर्वे किया जाएगा प्रत्येक विधायक के कार्य का, तो आपके जय अग्रवाल जी मंत्री जी क्या करते हैं, मैं किसी सर्वे वर्वे को नहीं मानता, ना मैं किसी प्रभारी की बात को मानता हूं। यह आपका संगठन का कार्य, अपने कार्य से कहीं ना कहीं पीछे हट चुके थे, तो मालूम है। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आता हूं। शर्मा जी मैं शर्मा जी करता हूं। शर्मा जी देखिए, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी जी यहाँ प्रभारी बनकर आए थे, और यहाँ इतना बड़ा विवाद हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप मुझे मजबूर कर रहे हैं ऑडियो डाउन करने के लिए। मैं अपने दोनों ही सामान्य प्रवक्ताओं से कहना चाहूंगा, एक एक करके अपनी बात रखें। अगर आप लोग साथ में बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। स्थिति है, ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। फैला रहे हैं शर्मा जी, एक बात बताइए, एक ऐसे समय में जब इतना बड़ा नेता नंद कुमार साय बीजेपी छोड़ देता है, तो ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? हत्या होती है, एक नहीं 3 हत्याएं होती है, और आपके पुलिस देखती है। निश्चित रूप से वापस आ जाऊंगा, शांत हो जाइए। खिलाफ हमारी जो विपक्ष 2023 में वे नेता प्रतिपक्ष, 2003 में वे नेता प्रतिपक्ष थे, और आज यदि वो छोड़े हैं तो आदिवासी क्षेत्रों में जो कांग्रेस की पकड़ पहले से ही है, 29 विधायक पहले से ही कांग्रेस के पास है, सरगुजा की सभी सीटें, या यहाँ पे बस्तर की बात करें तो कुल मिलाकर के जो आदिवासी वोट बैंक है वो कांग्रेस के पास ही है, कहा जा सकता है। लेकिन अभी जो 1.5 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों की जेब में डालने की जो बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कह रहे हैं, उनका कितना असर होता है, ये एक बड़ी बात रहेगी। और जो 1,21,000 करोड़ रुपए का जो बजट छत्तीसगढ़ का जा चुका है, ये विकास में कितना लगा है। और जो भ्रष्टाचार के बाद भाजपा कह रही है कि 2,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हो गया, या 5,000 करोड़ का चावल घोटाला हो गया, या 500 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया, ये घोटाला में वास्तविकता कितनी है, ये सच्चाई जब सामने आ जाएगी उसके बाद राजनीतिक असर देखने को मिलेगा। यदि क्लियर हो जाता है कि इतना घोटाला हुआ है, ईडी ने पूरी क्लियर कर दी, तब जाके भाजपा को लाभ मिलेगा। नहीं तो कांग्रेस को स्थिति जो अभी बनी हुई है, तो भाजपा को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। घोषणा पत्र की बात हो, चेहरे की बात हो, या विकास योजना की बात, केंद्रीय योजनाएं केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री के चेहरे के आधार पर जो चुनाव लड़ने की बात कर रही है, वहां पर केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ स्थानीय मुद्दे जो अभी खड़े कर चुके हैं भूपेश बघेल जी, चाहे त्योहारों की बात करें या खान पान की बात करें, ये सब भी गाँव में जो बढ़ा है, इसको भी भाजपा को सामना करना पड़ेगा। भाजपा को एकजुटता और कार्यकर्ताओं के हाथ में अच्छी घोषणा पत्र के साथ, जो शराब की बात करें, हो सकता है शराब का इतना 7,000 करोड़ पहुंच चुका है, तो शराब पीने वाले भी मतदाता हो सकता है उनकी इतनी संख्या ज्यादा हो कि लग रही हो कि शराबबंदी से नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव में भी आप देखते हैं कि इसका कितना उपयोग दुरुपयोग कर सकते हैं, जैसे उसका उपयोग होता है। तो सरकारें, राजनीतिक दल अपने हिसाब से हर मुद्दे पर विचार करती है, और आगामी चुनाव की तैयारी में दोनों पार्टियां भिड़ी हुई। मुझे लगता है कि भाजपा को अभी और कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। जिस तरह से बात आ रही है धर्मांतरण को लेकर, ध्रुवीकरण को बात आ रही है, तो इन सब मुद्दों के साथ आपको ठोस घोषणा पत्र भी साथ में लेना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना पड़ेगा। जी
चलिए, बहुत बढ़िया बात आपने कही। बीजेपी को इस वक्त जमीन पर काम करने की जरूरत है। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अब जबकि ज्यादा समय शेष नहीं बचा है चुनाव में, दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती है उन सीटों पर जीत हासिल करना जहां पर हार जीत का जो अंतर है वो बहुत कम था, यानी कि जो क्लोज फाइट वाली सीटें हैं। अब दोनों ही दल अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि उन सीटों पर विजय हासिल की जाए। ये देखने वाली बात होगी कि किसका माइक्रो मैनेजमेंट कितना कारगर साबित होता है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।